हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज हम देखेंगे 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है चुनावी राजनीति। चैप्टर 3 है और उसका नाम क्या है? चुनावी राजनीति। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने परिचय भी जान लिया था, जिसमें हमने ये भी जाना था कि चुनाव की जरूरत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें ये भी जाना था कि चुनावों की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, और एक मिनट, नेक्स्ट हमने इसमें जाना था, खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, चुनाव को लोकतंत्र मानने के क्या आधार है। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में जान ली थी और आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, यानी कि हमारे देश में जो चुनाव है वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी, मैंने खूब जूम कर दिया है इसलिए। तो आज हम देखेंगे कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो जो हमारी प्रणाली है उसके बारे में हम देखेंगे बहुत विस्तार से। अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है। ठीक है, 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी की, जिसमें सभी बुकों की आपको एसएसटी एनसीईआरटी के यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन चारों बुकों की थ्योरी और एमसीक्यू उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर इन चारों बुकों की थ्योरी और एमसीक्यू देख सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में एमसीक्यू मिलेंगे, थ्योरी वाली में थ्योरी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 6 से 10 तक की मोस्टली बुक कंप्लीट करा दी है। आपके छोटे या बड़े बहन भाई या आपके फ्रेंड्स जो भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री है। सब सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप साइड में देख सकते हैं। ये सभी जो प्लेलिस्ट है ये सभी मैंने पढ़ाई है और सभी की सभी बुक का मैंने पहले थ्योरी कराई है और फिर उसके एमसीक्यू कराए। और हाँ, एक चीज और, अगर आपको किसी भी एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, यानी कि हम सीधा सीधा आज जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में चुनाव किस तरह के होते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं। ठीक है, पूरी प्रक्रिया देखेंगे आज और बहुत विस्तार से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं। ये हमारे दिमाग में चीज आ रही है क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जरूरी नहीं है जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो देश लोकतांत्रिक ही हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया इंग्लैंड का। लेकिन हाँ, हमारे देश में जो चुनाव है वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। किस तरह से है वो हम आगे देखेंगे। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह के होते हैं। हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो हर 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, ये जो 2 लाइन है ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, यानी कि जो 5 साल के लिए एक नेता चुना गया है, ऑटोमेटिक वो 5 साल बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन में चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। ध्यान रखना, आम चुनाव किसको कहते हैं। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से। आम चुनाव किसको बोलते हैं? लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनको हम बोलते हैं आम चुनाव। अभी मैं समझाऊंगी आपको कि लोकसभा क्या होता है और विधानसभा क्या होता है। ठीक है, इनको सब सारी चीजों को हम विस्तार से देखेंगे, बस पेशेंस बना के रखना है। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली हो जाते हैं, इससे उपचुनाव कहते हैं। देखो, 2 चीज निकल के आई यहाँ से। कौन कौन सी चीज निकल के आई? पहली चीज निकल के आई कि आम चुनाव किसको बोलते हैं, तो आम चुनाव बोलते हैं जो हर 5 साल बाद विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं आम चुनाव। अब बात आ रही है उपचुनाव की। उपचुनाव क्या होता है? देखो, ये 5 साल के लिए चुने गए विधानसभा के एमएलए, सॉरी, विधानसभा के एमएलए होते हैं और लोकसभा के होते हैं एमपी। ठीक है, तो ये जो है ये 5 साल के लिए चुने गए। अब 5 साल से पहले क्या हुआ, इनमें से किसी की मृत्यु हो गई तो फिर तो चुनाव होगा, क्योंकि इतने दिन सीट तो खाली नहीं रहेगी। तो जब चुनाव होगा तो उस चुनाव को क्या बोलेंगे? उपचुनाव बोलेंगे। ठीक है, मान लो इनमें से 2 लोग ऐसे रहे जिन्होंने 1 साल या 2 साल शासन किया और वो मर गए। ठीक है, ज्यादातर ज्यादातर बुढ़े ही होते हैं, तो पूरे पूरे चांसेस है कि एक आध बुढ़ा कभी ना कभी चला जाए ऊपर भगवान जी के पास। तो उसमें क्या होता है कि
फिर दोबारा चुनाव होते हैं, दोबारा से 5 साल के लिए एमपी या एमएलए जो भी है मतलब चुना जाएगा, तो उसको बोलते हैं उपचुनाव। कई बार चुनाव का ये भी होता है कि धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो गलत तरीके से शासन कर रहा है, एमपी या एमएलए घोटाला कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो लोग दबाव बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि भाई तुम इस्तीफा दो, नहीं तो हमारा ये काम करो। तो कई बार दबाव में भी इस्तीफा दे दिया जाता है, तब भी इस तरह के उपचुनाव होते हैं। यानी कि अगर चुनाव 5 साल के अंतराल पर हो रहे हैं, अपने समय से हो रहे हैं, तो उनको बोलेंगे हम आम चुनाव। और उपचुनाव हम कब बोलेंगे, जब बीच में ही चुनाव हो जाएंगे। ठीक है, और बीच में चुनाव कब होंगे, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जो आपने चुना है उसकी मृत्यु हो गई, या उसने रिजाइन दे दिया किसी भी कारण से। ठीक है, उसने इस्तीफा दे दिया कि अब मुझे इस पद पर नहीं रहना है, मुझे दूसरा काम है, या मेरा मन नहीं है, या मेरे से काम नहीं हो रहा है, अन्य अन्य प्रकार से कोई भी समस्या उसको हो सकती है, तो वो इस्तीफा दे देता है। उसके बाद जब सीट खाली हो गई तो दोबारा से चुनाव होंगे, उन चुनावों को क्या बोलते हैं, उपचुनाव बोलते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम आम चुनाव पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम उपचुनाव की चर्चा नहीं करेंगे। किस चुनाव की चर्चा करेंगे, आम चुनाव की। देखो चुनाव की प्रक्रिया दोनों की सेम है, बस अंतर क्या है कि ये तो हर 5 साल बाद होने ही होने हैं, और ये जो है ये तब होंगे जब भी कोई भी अनहोनी होगी। ठीक है, उन सदस्यों के साथ। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं हम चुनाव क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या हम देख रहे हैं, चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र का मतलब है, देखो अब हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ सबसे पहले कि विधानसभा और लोकसभा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम विधानसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि किस तरह से हो रही हैं चीजें। 1 मिनट का टाइम देंगे, बस खुलने वाला है बोर्ड मेरा, और मैंने इसमें आपको भारत का मैप लगा के रखा है। देखो हमारे देश में दो तरह से शासन चल रहा है। कौन से दो तरीके से, एक तरीका है कि पूरे देश का शासन जो चल रहा है वो दिल्ली से चल रहा है। ठीक है, ये हमारी दिल्ली है और यहाँ से पूरा शासन चल रहा है। यहाँ पर एक संसद है। ठीक है, संसद है मतलब, संसद का मतलब हो गया ये जो यहाँ जो संसद बैठी है वो पूरे देश को देख रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पूरे देश को देखते हैं, राष्ट्रपति पूरे देश को देखते हैं, संसद पूरे देश को देखती है। संसद में कौन कौन आता है, संसद में आते हैं, देखो संसद में कौन कौन आते हैं, संसद में आते हैं लोकसभा, लोकसभा और आती है राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, यानी कि राज्यसभा में जो लोग चुनकर आते हैं उनको आप नहीं चुनते हैं। ठीक है, इनकी वोट नहीं पड़ती है, मतलब जनता नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट होते हैं राज्यसभा के। जबकि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आप वोट डाल के आते हैं। तो इनके सदस्य, लोकसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं, एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को भी एमपी बोलते हैं, लेकिन इनका चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लोग विधानसभा के कुछ सदस्य और मतलब बहुत सारा अलग इनका हिसाब किताब है, उस जरिए चुनाव होता है। यानी कि आप नहीं चुनते हो, आप जिनको चुन रहे हो वो इनको चुनेंगे। ठीक है, राज्यसभा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मेन हम बात करेंगे आज लोकसभा और विधानसभा के बारे में। वही आपके इसमें दे रखा है। तो विधानसभा में सदस्य चुनकर चले गए कितने, 543। ठीक है, कितने, 543 लोग यहाँ लोकसभा में चुनकर चले गए, और वो कहाँ बैठे हैं, वो दिल्ली की संसद में बैठे हैं। अब कोई भी नियम कानून बनाना है तो ये 543 कुछ जो लोग हैं, और वो अपना काम शुरू करेंगे और आपके लिए नियम बनाएंगे, आपके लिए बजट बनाएंगे, आपको आप पूरे देश में कहीं भी पैसे की जरूरत है वो करेंगे, गरीबों के लिए कुछ नई सुविधा लेके आनी है वो सारी चीजें करेंगे। तो इनका काम है ये लोकसभा वालों का। लोकसभा कहाँ बैठी है, लोकसभा बैठी है दिल्ली में। ठीक है, और लोकसभा जो जो भी दिल्ली में बैठा है शासक, वो क्या देख रहा है, पूरे देश को देख रहा है। ठीक है, तो लोकसभा का मतलब समझ में आ गया है, लोकसभा मतलब पूरे देश को देखने वाले एमपी। ठीक है, पूरे देश को देखने वाले व्यक्ति। ठीक है, अब 9th क्लास में हो तो आप इसी स्तर से समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूरे देश को देखने वाले एमपी यहाँ पर बैठे हैं। तो एक चीज समझ में आई, तो संसद कहाँ है, संसद है दिल्ली में। ठीक है, संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है, संसद के अंतर्गत आता है लोकसभा, और इसके ही अंदर आता है राज्यसभा। ठीक है, जब ये कोई भी नियम बनाकर बना लेते हैं, ठीक है, कोई भी कानून बना लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो 543 सदस्य हैं, ये आगे भेजते हैं, राज्यसभा से पूछते हैं ठीक है या नहीं। ज्यादातर मामलों में राज्यसभा वाले ठीक ही बताते हैं, तो ठीक। और आगे फिर वही बिल आता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, 3 अंग है राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के पास आएगा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही वो चीज लागू हो जाएगी, चाहे वो नियम है चाहे वो बजट है। बजट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जैसे साल में एक बार बजट बनाया जाता है पूरे देश का, ठीक है, पूरे देश का साल में एक बार बजट बनाया जाएगा और बजट में क्या कौन कौन सी चीजें लिखी जाएंगी कि इस साल हम किन किन चीजों पर कितना खर्च करेंगे, यानी कि स्कूल के लिए कितना खर्च करेंगे, हॉस्पिटलों के लिए कितना खर्च करेंगे, सड़क कितनी बनवाएंगे और हम किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च करेंगे, ठीक है, रोजगार में कितना खर्च करेंगे, सारी चीजों के खर्चे एक तरफ लिख लिए जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जो संसद है या जो सरकार है वो ये देखती है कि उसको कहाँ कहाँ से कुछ कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, यानी कि जीएसटी से इतने रुपए मिलेंगे, कर के रूप में जो टैक्स मिलेगा, तो वो पूरा ब्यौरा रखती है और वो देख लेती है कि इतना हमें खर्च करना है, इतना हमें यहाँ यहाँ से टैक्स मिल जाएगा और जितने की हमारे पास कमी पड़ेगी वो हम कहाँ से ले लेंगे, केंद्र सरकार से, वो हम कहाँ से ले लेंगे, जो हमारी निधि वगैरह है, जो बहुत सारी सोर्सेज होती हैं गवर्नमेंट की, वो हम वहां वहां से लेके खर्च कर लेंगे पूरे देश पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है बजट। तो साल में एक बार बजट तैयार किया जाता है पूरे देश का, ठीक है, उसमें ही हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, सारी चीजों का उसमें ही मतलब पहले से ही बजट बन के तैयार हो जाता है। ये बजट कब बनता है, ये बजट बनता है लगभग फरवरी में, ठीक है, लगभग फरवरी मार्च में बजट पेश किया जाता है, कहाँ, लोकसभा में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। तो बजट भी जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जाएगा, लोकसभा के लोग बनाएंगे बैठ के, ठीक है, जो सरकार में है वो बनाएंगे और उसके बाद ये राज्यसभा में पास कराएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाएंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। और जहां जहां से जितने जितने पैसे चाहिए उनसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और कुछ पैसे इनके पास टैक्स से आते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं उनसे आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लोकसभा के चुनाव कैसे हो रहे हैं। लोकसभा के मतलब पूरा देश इन्वॉल्व है लोकसभा में। अब हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, ठीक है, केवल हम बात कर किसकी कर रहे हैं, विधानसभा की। देखो संसद की हमने वहां बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, ठीक है। हम बात कर रहे हैं राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका के कितने अंग होते हैं, राज्य की विधायिका के भी 3 अंग होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसमें केवल और केवल विधानसभा के बारे में, विधानसभा, ठीक है। दूसरे नंबर पर है विधान परिषद, ठीक है। तीसरे नंबर पे आते हैं राज्यपाल। ये आपके आगे वाले चैप्टर में ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि आपकी बुक में नहीं लिखा है, आपके चैप्टर में नहीं लिखा है तो आप क्यों ध्यान दें। आगे वाले चैप्टरों में सारी चीज आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं एक एक चीज क्लियर करके इसलिए चल रही हूँ ताकि आने वाले चैप्टरों में आपको दिक्कत ना हो। तो ये है राज्यसभा, राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका से क्या मतलब है, देखो सेम प्रोसेस होता है। जो केंद्र में बैठा है वो देख रहा है पूरे देश को। अब एक व्यक्ति या एक संस्था या एक पूरी संसद की बस की नहीं है कि वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करे या 140 करोड़ लोगों को देखे, ठीक है, उनको समझे, उनकी समस्याओं को समझे, उनके अनुसार उनको उनका काम करे, उनके कल्याण के लिए। तो हमारे देश में क्या है कि उन्होंने हर प्रदेश का, जैसे हम यूपी की बात करें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर प्रदेश का एक अलग अलग उन्होंने बोला है कि भाई तुम अपना शासन अलग से देख लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले अपना अलग देखो, बिहार वाले अपना अलग देखो, असम वाले अपना अलग देखो, छत्तीसगढ़ वाले अपना अलग देखो और मध्य प्रदेश वाले अलग देखो, राजस्थान वाले अलग देखो, ठीक है। और निगरानी रहती है केंद्र सरकार की जो दिल्ली में बैठी है उसकी निगरानी रहती है। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, ठीक है। इन 28 राज्यों को बोल दिया है कि तुम अपना अपना जो प्रदेश है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक किसी राज्य की बात करते हैं, ठीक है। मान लो हम बात कर रहे हैं यूपी की, ठीक है। तो यूपी में केवल हम यूपी की विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपी में हमने क्या करा है कि यूपी को हमने कितने टुकड़ों में बांट दिया है, या हम कह सकते हैं इतने इतने क्षेत्रों में बांट दिया है, कितने, 403 है शायद अभी फिलहाल में, ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हमारा देखो छोटा सा दिल्ली है, ठीक है, प्यारा सा छोटा सा दिल्ली, देखो सॉरी यहाँ नहीं है दिल्ली, दिल्ली है हमारा यहाँ छोटा सा, ठीक है। तो इस दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं, 43, ठीक है, कितनी है, सॉरी 70 है, इसमें कितनी है, 70, ठीक है। यानी कि 70 इसमें विधानसभा सीटें, यानी कि दिल्ली को हमने 70 भागों में बांट रखा है, उत्तर प्रदेश को 403 भागों में बांट रखा है। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को हमने 443 भागों में बांट रखा है, ठीक है, सॉरी 243 भागों में बांट रखा है, मैं भूल जाती हूँ किसमें कितनी सीटें हैं, 243 भागों में बांट रखा है। अब ये हमने इतने भागों में क्यों बांटा है, हमने इतने भागों में ये इसलिए बांटा है कि केंद्र सरकार ने हमारे संविधान के अनुसार
हमारे संविधान ने ये परमिशन दे रखी है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो पूरे देश को देखेगी, ठीक है। राज्यों में जो सरकारें बैठी है वो केवल अपने राज्य को देखेंगी। अब यूपी वाली अपने राज्य को देखेगी, बिहार वाली अपने राज्य को देखेगी, राजस्थान वाली अपने राज्य को देखेगी। अब जो राज्य में बैठी है सरकारें वो दूसरे राज्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगी। केंद्र सरकार तो सब में कर सकती है क्योंकि वो पूरा देश को देख रही है, लेकिन राज्य सरकारें आपस में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी, ठीक है। अपना अपना देखेंगी बस, ठीक है। तो इसके इसके जो चुनाव होते हैं, एक राज्य की सरकार के लिए जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों को हम बोलते हैं विधानसभा के चुनाव। क्या बोलते हैं उनको? हम उनको बोलते हैं विधानसभा के चुनाव। और उनके जो सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं MLA, ठीक है। MLA बोलते हैं उनको, ठीक है। आपने सुना होगा कि हमारी चाचा विधायक है ना, रील वगैरह में देखा होगा चाचा विधायक है, तो विधायक या फिर MLA बात एक ही है, ठीक है। तो हम किसको चुनते हैं? MLA को चुनते हैं। अब देखो हर प्रदेश के अलग अलग होते हैं। अब आप कहोगे हर प्रदेश के अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये होते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग, ठीक है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग दो 2.5 लाख की जो जनसंख्या होती है उसके हिसाब से एक मेंबर को चुनना होता है आपको, ठीक है। यानी कि 2-2.5 लाख की संख्या में से आपको किसी एक मेंबर को 2-2.5 लाख की जो जनसंख्या रहेगी उस पर 3-4 मेंबर खड़े होंगे कि भाई हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। और उन 3-4 में से आपको कितने को चुनना है? एक को चुनना है, ठीक है। तो आप लगभग कितने लोग चुने जाएंगे यूपी में से? 403। तो आपको 403 लोगों को वोट नहीं देना है, आपको केवल अपने क्षेत्र के हिसाब से वोट देना है, ठीक है। तो आपका क्षेत्र, अगर हम जूम करके इसको देखेंगे, 1 मिनट मैं जूम करके 1 मिनट एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ इसमें। देखो ये आ गया आपका यूपी, ठीक है। हम यूपी से समझ रहे हैं, यूपी यूपी को तो सभी जानते होंगे, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो यूपी को ना जानता हो, ठीक है। हम यूपी से देख रहे हैं। अब हमने यूपी का क्या करा है? 403 भागों में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो ये कितने होंगे? इस तरह से बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है। और यहाँ भी मैं बहुत बड़े बड़े कर रही हूँ, इस तरह से इतने छोटे छोटे होंगे, है ना। अब जैसे मान लो इतने छोटे छोटे क्षेत्र होंगे, इतने छोटे छोटे क्षेत्रों में हम क्या करेंगे? पूरे यूपी को डिवाइड कर लेंगे। यूपी को, दिल्ली को, जिस भी प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं हम उसको ही इतने छोटे छोटे भागों में क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इतने छोटे छोटे भागों में पूरी यूपी को क्या कर लिया है? डिवाइड कर लिया है, ठीक है। इस क्रम में हमने डिवाइड कर लिया। और ये डिवाइड हमने किस आधार पर करा है? डिजाइन के आधार पर डिवाइड नहीं करा, जनसंख्या के आधार पर। 2.5 लाख या 2 लाख की जनसंख्या पे किसी एक आपको चुनना है, किसी एक MLA को चुनना है। खड़े कितने होंगे? 3-4 खड़े होंगे। कल मैंने बताया कि चुनाव में क्या है, हमारे देश में कंपटीशन है, 3-4 लोग खड़े होते हैं, उसमें से हमें एक को चुनना होता है। तो इस इन जो छोटे छोटे ये जो क्षेत्र बनाए हैं मैंने जनसंख्या के हिसाब से, 2.5 लाख की जनसंख्या के हिसाब से, ये लगभग यूपी में कितने क्षेत्र हैं? यूपी में है आपके 403 क्षेत्र, ठीक है। इन 403 क्षेत्रों में चुनाव होंगे। अब मान लो हम जो रह रहे हैं, ठीक है, आप और हम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग मान लो यूपी के नागरिक हैं और हम इस एरिया में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं? हम इस व्हाइट वाले एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। इस वाले निर्वाचित क्षेत्र में रह रहे हैं, इसको बोलते हैं निर्वाचित क्षेत्र। इतने सारे जो क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाते हैं? निर्वाचित क्षेत्र। यानी कि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, तो हम इस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस छोटे से क्षेत्र में। अब इस छोटे से क्षेत्र के में मान लो 3 लोग खड़े हुए हैं, अब हमको वोट देना है। अब हमको जो सही लगेगा हम उसको वोट देंगे, ठीक है। और अब इन तीनों में जिसकी ज्यादा वोट आएंगी वही आदमी जीत जाएगा, और वो क्या बन जाएगा? इस छोटे से एरिया का MLA बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो हर क्षेत्र का अलग अलग MLA होगा, ठीक है। हर क्षेत्र में अलग अलग चुनाव होंगे और आप अपने क्षेत्र के नेता के हिसाब से उस व्यक्ति को चुनेंगे, ठीक है। तो कितने लोग चुनेंगे? आप चुनेंगे 403 लोगों को, ठीक है। अब ये 403 लोग जब चुनकर आएंगे तो कहां बैठेंगे? 1 मिनट। ये जो 403 लोग जब चुनकर आएंगे तो कहां बैठेंगे? ये बैठेंगे राज्य की विधायिका में, ठीक है। ये कहाँ बैठेंगे? राज्य की विधायिका के विधानसभा में बैठेंगे, ठीक है। कहाँ बैठेंगे? विधानसभा में बैठेंगे। विधानसभा में बैठकर काम क्या करेंगे? चाय पियेंगे? नहीं, विधानसभा में बैठकर ये नियम कानून बनाएंगे, ठीक है, बजट बनाएंगे। जैसे यहाँ वाले पूरे देश के लिए बना रहे थे ना, लोकसभा वाले पूरे देश के लिए बना रहे थे नियम कानून, बजट, या कोई भी आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कुछ भी आ गया, तो ये पूरे पूरे देश को देख रहे थे लोकसभा वाले। विधानसभा वाले केवल अपने राज्य को देखेंगे। जैसे हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी के किसी भी इलाके में बाढ़ आएगी तो कौन देखेंगे? विधानसभा के जो मेंबर होंगे वो देखेंगे, यानी कि राज्य की सरकार देखेगी, ठीक है, मदद करेगी उनकी बाढ़ पीड़ितों की, और उनको खाने की सुविधा और उनको रहने की सुविधा, ये सारी सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? विधानसभाएं, ठीक है। यानी कि राज्य की सरकार देखेगी, है ना। और राज्य की सरकार में क्या होगा? राज्य की सरकार के पास पैसे कम होंगे, संसाधन कम होंगे, तो वो किससे मांग लेगी? वो मांग लेंगे इनसे,
ठीक है, इनसे बोलेंगे संसद वालों से भाई हमें हेल्प करो, हमें पैसे दो, ठीक है, तो यहाँ से मदद जाएगी कहाँ, यहाँ, ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है वो क्या है, एक तरह से हम बोल रहे हैं देश की राजधानी या देश की माँ या देश का पिता मान लो, ठीक है, तो जहां भी जिसको दिक्कत होगी वहीं मदद जाएगी। राजस्थान में कुछ दिक्कत हो गई, हरियाणा में कुछ दिक्कत हो गई, वहां वो लोग अगर उनके पास पैसे नहीं है अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो इनसे मदद मांग सकते हैं, किससे, दिल्ली से। तो आपको समझ में आ गया कि राज्य की विधायिका क्या होती है, विधान, ठीक है, और आपको समझ में आ गया कि लोकसभा क्या होती है, ठीक है, लोकसभा मतलब पूरे देश को देखने वाले लोग और विधायिका मतलब केवल अपने राज्य को देखने वाले लोग, ठीक है, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी चीज। दूसरे में हम ये देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे चुनाव के बारे में, ठीक है, हम देख रहे थे चुनाव क्षेत्र के बारे में, ठीक है, हम क्या देख रहे थे कि चुनाव क्षेत्र के बारे में, कि चुनाव क्षेत्र क्या होता है। आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। अब आपको समझ में आया कि विधायक कौन थे, एमएलए थे, ठीक है, तो जैसे जैसे यूपी में 403 सीट है, वैसे ही हरियाणा में कुल कितनी सीट है, 90, क्योंकि हरियाणा की जनसंख्या कम है किससे, यूपी की जनसंख्या से, तो यहाँ कितने लोग चुनने थे इनको, 90 लोग चुनने थे, ठीक है, विधायिका का चुनाव किया। संभव है कि आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, मतलब उन्होंने 90 लोगों को कैसे चुना। क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट डालेगा, नहीं डालेगा, वो केवल अपने क्षेत्र के एमएलए को वोट डालेगा जो उसको पसंद होगा। शायद आपको यह भी मालूम होगा, यह मालूम, एक मिनट, होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधियों की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक भागों, अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है जिसे निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। अब देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है, समझ में आया ना। यूपी का भी ऐसे ही होएगा निर्वाचित क्षेत्र, और हरियाणा का भी ऐसे ही होएगा, दिल्ली का भी, जितने भी राज्य हैं अपने देश में सबका ऐसे ही होएगा, ठीक है। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता, मतदाता यानी वोटर, ठीक है, वोटर कौन होते हैं, जो 18+ के होते हैं, ठीक है, जो भी 18+ रहेंगे उनको क्या बोलते हैं, मतदाता या वोटर बोलते हैं, यानी कि जो वोट डालने जाते हैं। आपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, ठीक है, जो 18+ के होते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश में 543 निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक है। पूरे देश को कितने क्षेत्रों में बांट दिया गया है, 543 क्षेत्रों में बांट दिया गया है, ठीक है, लोकसभा में। अब देखो कैसे हैं ये 543 क्षेत्र, ये देखो इस टाइप से हैं। ये क्या हुआ, एक मिनट, एक मिनट, ओके, कुछ दिक्कत आ गई है, इसमें नहीं खुल रहा है। अच्छा, आपकी बुक में ही दे रखा है ये, तो मैं भी आपको नीचे ही दिखाती हूँ। देखो इस तरह से निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। अब देखो ये किसके, ये कौन से क्षेत्र हैं, ये है लोकसभा के क्षेत्र, ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, आप देख पा रहे हैं लोकसभा की सीटों को कैसे बांट रखा है। और ये कितने बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं 543, ठीक है, कितने, 543 क्षेत्रों में पूरे भारत को बांट रखा है। समझ में आ गया आपको, पूरे भारत को कितने भागों में बांट रखा है, 543 क्षेत्रों में बांट रखा है, और हर क्षेत्र के हिसाब से एक एमपी चुना जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बड़े हिस्से हैं, कुछ छोटे हैं, सब बराबर तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से, कहीं जनसंख्या कम है तो बड़े क्षेत्र बन गए, ठीक है, कहीं जनसंख्या ज्यादा है तो देखो बहुत छोटे छोटे क्षेत्र भी हैं, बहुत छोटे छोटे क्षेत्र भी हैं। ये इतने छोटे छोटे क्षेत्र क्यों है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी तो छोटी जगह में ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तो कभी भी चुनाव होते हैं, कभी भी नेता चुने जाते हैं तो जनसंख्या के हिसाब से चुने जाते हैं, ठीक है। तो इन यहाँ जनसंख्या कम है तो बड़े क्षेत्र बन गए, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो छोटे छोटे क्षेत्र बन गए। अब देखो बिहार में और यूपी में बहुत छोटे छोटे क्षेत्र हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। एक यहाँ पर केरल की तरफ ज्यादा जनसंख्या है तो यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्र बने हैं। तो देखो यहाँ पर दे भी रखा है, आंध्र प्रदेश में कुल 25 क्षेत्र हैं और अरुणाचल प्रदेश में कुल ही 2 हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी कम है, बिहार में 14 है, छत्तीसगढ़ में 40 है, गोवा में 11 है, गुजरात में 2 है, हरियाणा में 26 है, हिमाचल में 10 है, इस तरह से हैं। और देखो सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है आपके यूपी में, कहाँ है सबसे ज्यादा है आपके यूपी में, यूपी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 80 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 80 निर्वाचित क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए इतना पास पास में ये कर रखा है। तो आपको समझ में आया निर्वाचित क्षेत्र क्या है, वो एक क्षेत्र विशेष जिसके लिए चुनाव होना है, किसके लिए चुनाव होना है, इस एक क्षेत्र के लिए, ठीक है। कितने लोग चुने जाएंगे इस छोटे से में,
एक। ठीक है, जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो देखो यहाँ पर एक निर्वाचित क्षेत्र होगा, ठीक है, उसमें आपको अपने एरिया में से 2-3 लोग खड़े होंगे, 2-3 लोग वोट मांगने आएंगे आपके घर, उसमें से किसी एक को चुनना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचित क्षेत्र होता है कि जब आपको जिस एरिया में चुनाव हो रहा होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? निर्वाचित क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत में देखें तो कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। ठीक है, हर क्षेत्र में चुने गए। अब देखो ये 543 जो निर्वाचित क्षेत्र हैं ये लोकसभा के हिसाब से हैं, राज्यसभा के हिसाब उसके राज्य की विधायिका के हिसाब से नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कि लोकसभा के बारे में पूछा है या किसके बारे में पूछा है। उसका मैंने बताया था आपको विधायिका का, विधानसभा का बताया था, उसमें जो क्षेत्र रहेंगे वो केवल और केवल किसके अंदर आएंगे? केवल और केवल राज्य के अंदर आएंगे। और जबकि जब यहाँ पूरे देश की बात हो रही है तो पूरे देश को बांटा गया है कितने में? 543 निर्वाचित क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद के सदस्य कहते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव में एक विशेषता है कि हर वोट का बराबर मूल्य, इसलिए हमारे संविधान में बराबर मूल्य का मतलब क्या है? हर वोट का बराबर मूल्य। महिला की वोट को भी एक एक काउंट करते हैं हमारे देश में, पुरुष की वोट को भी एक काउंट करते हैं, गरीबों की वोट को भी ये एक ही, एससी ओबीसी इन सभी की वोटों को भी एक ही काउंट करते हैं। यानी कि आप किसी भी जाति से हैं, समुदाय से हैं, जितना मूल्य प्रधानमंत्री की वोट का है उतना ही मूल्य आपकी वोट का है, जितना मूल्य मेरी वोट का है उतना ही मूल्य किसी प्रोफेसर, किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर, ठीक है, किसी रिक्शा चलाने वाले, किसी ठेले चलाने वाले, सबका बराबर है। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं किया गया है। एक वोट यानी कि एक व्यक्ति की वोट एक में काउंट होती है। तो बहुत सारे देशों में ऐसे गड़बड़ होती है। बहुत सारे देशों में क्या होता है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, जैसे सऊदी अरेबिया, बहुत सारी मुस्लिम कंट्री ऐसी हैं जहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो वहां पर एक वोट, एक व्यक्ति का मतलब एक वोट नहीं होता। ठीक है, मान लो जैसे किसी कंट्री में, जो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, मुस्लिम कंट्री में ये रह गया है, मान लो वहां पर कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। ठीक है, जिसमें से 50 महिला हो गई, 50 पुरुष हो गए, तो इन 50 को वोट डालने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये महिला है। वहां महिलाओं को बहुत नीचे कैटेगरी का मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि महिला का जन्म केवल और केवल पुरुष की सेवा करने के लिए हुआ है, ये उनकी ऐसी धारणा है। इसलिए वो कहते हैं कि इनको वोट डालने की जरूरत नहीं है, इनको अपनी राय देने की जरूरत नहीं है, इनका बस एक ही काम है, घर में रहो, खाना बनाओ, बच्चे पैदा करो, दैट्स इट। ठीक है, और आपको कोई इंटरफेयर, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको वोट डालने का वहां पर अधिकार नहीं है। ठीक है, कई जगह क्या होता है, दो व्यक्तियों की वोट को एक में काउंट करते हैं, जैसे श्रीलंका जैसे देश होते हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, जो श्रीलंका के मूल के व्यक्ति हैं, अब देखने से पता चल जाता है इस देश का कौन मूल का व्यक्ति है, जो वहां के मूल के व्यक्ति हैं, है ना, उनकी वोट तो एक व्यक्ति की वोट बराबर एक। ठीक है, लेकिन जो बाहर के व्यक्ति हैं, चाहे उनके दादा परदादा के जमाने से वो रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है कि तुम अगर दो व्यक्ति वोट डालोगे तो तुम्हारी वोट एक में काउंट होगी। ठीक है, तो ये केवल हमारे, केवल नहीं कह सकते, ये हमारे जैसे बहुत सारे देशों में ऐसा है कि एक वोट का मूल्य एक है, यानी कि हर वोट का मूल्य बराबर है। बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां क्या करते हैं, जो प्रवासी बस जाते हैं, यानी कि प्रवासी का मतलब होता है कि काम काज के लिए गए, फिर वहीं बस गए, फिर उनके बच्चे वहीं हो गए, उनके बच्चे पढ़ लिख गए वहीं, और उनके बच्चों की भी वहीं शादी हो गई, तो वो उनको, कई सारे देशों में ऐसा नियम है कि उनकी वोट को एक में काउंट नहीं करते हैं, वो दो लोग वोट डालेंगे तो एक काउंट करेंगे। ठीक है, तो अपने देश में ऐसा होता है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं यानी कि वोटर की संख्या काफी हद तक एक समान ही हो। इस प्रकार प्रत्येक राज्य को उनकी विधानसभाओं की सीटों के हिसाब से बांट दिया जाता है। ठीक है, देखो ऊपर हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र में क्या था? केंद्र में थी लोकसभा। ठीक है, अब नीचे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो नीचे हम बात कर रहे हैं राज्यसभा, राज्य की विधायिका के बारे में। ठीक है, देखो नीचे हम बात कर रहे हैं राज्य के बारे में, तो राज्य में कौन काम करता है? राज्य में काम करती है विधानसभा। ऊपर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोकसभा के बारे में। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला है जैसे केंद्र में होता है वैसे ही राज्य में होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उनकी या उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांट दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यूपी को 403 में बांट दिया, और दिल्ली को 70 में बांट दिया, और बिहार को 243 में बांट दिया। ठीक है, इस तरह से इन इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र का जो एक व्यक्ति चुनकर आएगा उसको क्या बोलेंगे? विधायक। प्रत्येक संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा के कई कई निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो संसद वाले थे ना, जो लोकसभा वाली जो सीट निर्वाचित क्षेत्र थे, वो होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से। मान लो वहां पर 5 लाख जनसंख्या के निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाते हैं।
ठीक है, 5 लाख की जनसंख्या पे एक व्यक्ति बनेगा। ठीक है, तो लोकसभा में कितने बनाए जाते हैं, 2 या सॉरी विधानसभा में कितने बनाए जाते हैं, यानी कि राज्य में, क्योंकि राज्य में जनसंख्या कम है तो कम जनसंख्या के हिसाब से 2 या 2.5 लाख पर एक एमएलए। ठीक है, संसद में जो बैठा होता है, जो लोकसभा में बैठा है, वो उसको क्या बोलते हैं, एमपी। जो राज्य की विधानसभा में बैठा है उसको क्या बोलते हैं, एमएलए। ध्यान रखना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है, देखो इसमें इस लाइन का मतलब आप समझ गए ना, प्रत्येक संसदीय निर्वाचित क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। कई निर्वाचित क्षेत्र आते हैं मतलब कि अब देखो इसके, जो मैंने अभी आपको बताया राज्य वाले के, मान लो इसके 2 बराबर, 2 या 3 क्षेत्र बराबर, इसका क्या हो गया, एक क्षेत्र हो गया, क्योंकि इसमें 5 लाख आ गए व्यक्ति और इसमें आ रहे हैं 2 लाख। ठीक है, तो इसके 2-3 क्षेत्र बराबर, इसका एक क्षेत्र होता है। और इतना बड़ा बड़ा क्षेत्र क्यों बनाया होता है, क्योंकि भाई उनको पूरे देश के हिसाब से बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। देखो मैंने आपको बताया सेंट्रल का तरीका क्या होता है, सेम तरीका राज्य का होता है ना, राज्य सरकारों का सेम तरीका होता है। वैसे ही बिल्कुल सेम तरीका किसका होता है, पंचायतों का होता है। किसका होता है, पंचायतों का। ठीक है, पंचायत कहाँ होती है, पंचायत होती है गांव, गांव का जो प्रशासन देखा जाता है, गांव की जो गांव के जो प्रधान और वार्ड मेंबर बनकर जो ग्राम पंचायत होती है, उसका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, उसको भी ऐसे कई सारे भागों में बांट दिया जाता है, तब चुनाव होता है। ठीक है, वैसे ही नगर निगम का भी, नगर पालिकाओं का भी चुनाव बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होता है। यानी कि चुनाव की प्रक्रिया क्या है, यही है कि चुनाव से पहले उस क्षेत्र को कई सारे भागों में बांट दो और फिर उस क्षेत्र के लिए एक नेता चुना जाएगा। ठीक है, कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है। देखो हर बार ऐसा नहीं बोला जाता कि इस निर्वाचित क्षेत्र के बारे में बात हो रही है या इस निर्वाचित क्षेत्र से ये व्यक्ति चुनकर आया है, नहीं, कई बार बोलते हैं इस सीट से ये व्यक्ति है, इस सीट से। और सीट का क्या मतलब है, सीट का मतलब उस स्थान का नाम रहेगा। ठीक है, जैसे मेरे शहर का नाम क्या है, खुर्जा, तो खुर्जा से ये है। जैसे बुलंदशहर से ये चुन के आए हैं। ठीक है, बुलंदशहर वाले क्षेत्र से, अलीगढ़ वाले क्षेत्र से। ठीक है, दिल्ली में जैसे गोंडा वाले क्षेत्र से, जैसे बाबरपुर वाले क्षेत्र से, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना आपको। देखो जो चीज नहीं समझ में आ रही हो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। क्योंकि हर क्षेत्र संसद और विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसलिए हम जब कहते हैं कि लोकदल ने हरियाणा में, लोकदल पार्टी शासन कर रही थी ना हरियाणा में, हरियाणा की 60 सीटें जीती, तो इसका मतलब ये है कि विधानसभा के 60 निर्वाचित क्षेत्रों से लोकदल पार्टी के 60 लोग जीत कर आए और कहाँ बैठ गए, वो विधानसभा में। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना विधानसभा का सारा खेल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर, खुले चुनाव मुकाबले में कुछ कमजोर समूह, एक मिनट, कुछ रह गया क्या, हाँ ये रह गया है, आरक्षित क्षेत्र। एक मिनट, इसको ठीक से हो जाने देते हैं। यहाँ पर लिखा है आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र का क्या मतलब हुआ। ठीक है, निर्वाचित क्षेत्र तो आप लोग समझ गए, निर्वाचित क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र के लिए चुनाव होना है एक व्यक्ति का, उसको बोलते हैं निर्वाचित क्षेत्र। आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र का क्या मतलब हो गया, देखो हमारे भारत में बहुत सारी माइनॉरिटीज रहती हैं, मतलब अल्पसंख्यक लोग, पिछड़े लोग। ठीक है, कि उनको ऐसा माना गया कि बहुत सालों तक उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसलिए क्या हुआ, आजादी के बाद आरक्षण की प्रक्रिया रखी गई कि आरक्षण द्वारा उन लोगों को भी उठाकर मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, तो उनको पढ़ाई लिखाई में आरक्षण दिया गया ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख पाए और सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, क्योंकि जब सबकी तरक्की होगी जब तो भारत की तरक्की होगी ना, तो इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। तो उनको पढ़ाने में आरक्षण दिया, उनको नौकरियों में भी आरक्षण दिया, तो भाई सरकारी नौकरियों में भी इतने % इनको रखना है। ठीक है, जब नौकरियों में आरक्षण था तो यहाँ पर भी आरक्षण दिया गया कि भाई तुम जो एमपी एमएलए चुन के आएंगे उनमें भी तुम आरक्षण लो कि इतनी सीट तुम्हारी रहेंगी। जैसे अगर हम केंद्र की बात करें तो 543 सीट है। ठीक है, तो इसमें से कुछ सीटें कि वो लोग क्या करते हैं, आरक्षित कर देते हैं कि इस सीट पे से। ठीक है, मान लो हम खुर्जा शहर की बात करते हैं, एक शहर का नाम है खुर्जा। ठीक है, एक शहर का नाम है खुर्जा। मान लो उस सीट, वो जो सीट है वो आरक्षित है इस साल के लिए। ठीक है, तो इस साल मान लो वो एससी की सीट है, तो जो 3-4 मेंबर उस सीट पे से खड़े होंगे, ठीक है, उस सीट में खड़े होंगे, तो ये सारे के सारे मेंबर किसके होंगे, एससी के ही होंगे। ठीक है, जनरल के लोग नहीं खड़े हो सकते, ओबीसी के लोग नहीं खड़े हो सकते। ये चारों के चारों एससी के रहेंगे और इनमें से आपको कोई एक चुनना है। इससे क्या होगा कि एससी, ओबीसी, एसटी और जनरल सभी कैटेगरी के जो लोग हैं वो सत्ता में आएंगे और शासन करेंगे। ठीक है, तो आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र का क्या मतलब हो गया, वो रिजर्व रहेंगे, कुछ क्षेत्रों को रिजर्व कर दिया जाएगा कि ये इस कैटेगरी के लिए, कई बार एसटी के लिए रिजर्व होते हैं, कई बार एससी के लिए, कई बार ओबीसी के लिए। ठीक है, और अब महिलाओं के लिए भी,
ठीक है, महिलाओं के लिए भी 33% जो सीट है वो रिजर्व है। ठीक है, इन 543 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, ठीक है, 2029 में जो इन 543 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से 33% काट दो, ठीक है, इसका 33% काट दो तो वो किसके लिए हो जाएगा, वो हो जाएगा महिलाओं के लिए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जन प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है, क्या संभव है, एक मिनट, संभव है कि खुले चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लिए लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। कमजोर समूह कौन है, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, ये कमजोर समूह, मतलब ऐसा संविधान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं उन लोगों को कुछ भी गलत कहने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये संविधान कह रहा है। संविधान कह रहा है कि जो लोग पिछड़े रह गए हैं, जो लोग पहले से शासन सत्ता में नहीं है, जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हुई है, जिन लोगों के पास आज भी गरीबी है, उनको उस चीज से उभारने के लिए आरक्षण दिया गया है, राजनीति में, शिक्षा में, सरकारी विभागों में। ठीक है, तो इन्होंने बोला है लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही रहा तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मान लो किसी किसी इलाके की जो जनसंख्या है वो 2.5 लाख है। कितनी लाख है, 2.5 लाख जनसंख्या। अब 2.5 लाख में से किसी एक व्यक्ति, 2.5 लाख जो व्यक्ति हैं वो किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे, तो इस 2.5 लाख में मान लो कि 2 लाख जो हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं। आपको पता है जनरल कैटेगरी के ज्यादा है मेंबर। ठीक है, जनरल कैटेगरी के मान लो जो 30,000 लोग हैं वो हो गए आपके, ये हो गए जनरल। ठीक है, ये हो गए आपके एसटी। ठीक है, और ये हो गए आपके एससी। ठीक है, अच्छा इन दोनों को 20-20 रख लेते हैं, फिर वो भी तो रह गए ना। मान लो 20,000 हो गए एसटी, और अब आ जाओ ओबीसी। ओबीसी, ठीक है, ओबीसी कितने हैं, ओबीसी है केवल और केवल 10 लाख। ठीक है, कितने लाख हैं, 10 लाख लोग जो है वो है आपके ओबीसी। अब देखो कोई एक व्यक्ति खड़ा हो, मान लो जनरल कैटेगरी का एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, एक एससी का, एसटी का, ओबीसी का खड़ा है, 4 व्यक्ति खड़े हैं, कौन सा जीतेगा, जाहिर सी बात है जनरल वाला ही जीतेगा, क्योंकि जनरल वाले के ही कितने लोग हैं, 2 लाख लोग हैं। ठीक है, तो कौन सा जीतेगा, 2 लाख वाला ही जीतेगा ना, भाई जिसके मेंबर ज्यादा रहेंगे वही जीतेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एससी, एसटी, एससी और ओबीसी का कभी शासक बन ही नहीं पाएगा। तो इनका शासक कैसे बनेगा, तो उसके लिए इन्होंने बोल दिया कि इस सीट पे केवल ओबीसी वाले ही खड़े होंगे। अब मान लो ओबीसी में सीट गई इस बार, ठीक है, फिक्स नहीं होता है, कभी किसी में चली जाती है कैटेगरी में, कभी किसी कैटेगरी में चली जाती है। तो मान लो इस बार ओबीसी में गई और ओबीसी में खड़े हो गए 4 लोग। ठीक है, ये चारों लोग किसके हैं, ओबीसी के हैं। अब जनरल वालों को इन चारों में से चुनना है, एसटी वालों को इन चारों में से चुनना है, एससी ओबीसी वालों को भी इनको इन चारों में से चुनना है। यानी कि ये तय है कि इस बार जो एमपी बनेगा वो किसका बनेगा, ओबीसी का बनेगा। कई बार एसटी का बनता है, कई बार एससी का बनता है और कई बार जनरल का बनता है। वो अलग प्रक्रिया होती है कि इस बार जो सीट है वो किस में जाएगी। ठीक है, ये हम लोग ऐसे नहीं बता सकते हैं, वो चुनाव आयोग तय करता है। ठीक है, उसके कुछ मानक होते हैं, उनके आधार पर चुनाव आयोग तय करता है। संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क उनके पास हो ही नहीं। ठीक है, मान लो एससी, एसटी, ओबीसी के पास ना हो तो वो तो जीतेंगे नहीं। लेकिन अगर चारों एससी के ही खड़े हैं तो कोई एक बनेगा तो एससी का ही बनेगा ना, तो जनरल का तो नहीं बनेगा। तो इसलिए आरक्षण दिया गया है। संसाधन वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभाओं में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्से की आवाज नहीं पहुंचेगी। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के जो व्यक्ति हैं उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी अगर वो जीत कर नहीं जाएंगे। तो इसलिए आरक्षण दिया गया है। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का जो चरित्र है वो कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अब जब वो जीत के विधायिका में नहीं जा रहे, वो जीत के संसद में नहीं जा रहे, तो उनकी आवाज कौन सुनेगा। ठीक है, उस कैटेगरी के लोगों का दुख कौन समझेगा, उस कैटेगरी को क्या प्रॉब्लम है उसको, उसके ऊपर कौन डिस्कशन करेगा, कोई नहीं करेगा। भाई जब तुम्हारे लोग होंगे तभी तो वहां डिस्कशन होगा। तो इसलिए लोकतंत्र में क्या है कि वो कैटेगरी पीछे ना रह जाए, उनका विकास पीछे ना रह जाए, इसलिए सब कैटेगरी के लोगों को लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि कुछ लोग आए नहीं सत्ता में, अब पहले महिलाएं नहीं जाती थी तो महिलाओं के लिए कोई अच्छे से नियम कानून भी नहीं बने। अब 33% महिला जाएंगी 2029 में, देखना महिलाओं के लिए कितनी सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी निकल के आने वाली हैं। क्योंकि जो व्यक्ति वहां जाएंगे वही तो अपनी मन की बात बोलेंगे।
अब वहां जा ही नहीं रही महिलाएं, संसद में नहीं जा रही। अब अगर हम मंत्री मंडल की बात करें तो कैबिनेट मंत्री में एक ही मंत्री है, निर्मला सीतारमण। अब आने वाले समय में हो सकता है 33% जो महिलाएं वो कैबिनेट मंत्री बने। ठीक है, तो जब महिलाएं भी ऊंचे पद पर जाएंगी तभी उनकी प्रगति होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। ठीक है, कमजोर वर्ग किसको बोला गया है यहाँ पर? SC ST और OBC को बोला गया है। देखो जो भी इस कैटेगरी से हो वो प्लीज बुरा मत मानना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि उनको शायद बुरा लग रहा होगा, कमजोर कमजोर बार बार बोला है। एनसीईआरटी में ने भी ये गलत शब्द का प्रयोग किया है, ये बात मैं भी मान रही हूँ। तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं इतना खोलकर आपको नहीं समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कोई भी प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, भद्दी कमेंट मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोकसभा राज्यसभा को समझाने की कोशिश की जा रही है, वही आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इतना टिपिकल टॉपिक है, ये समझ नहीं आएगा आपको जब तक आप इतना डिटेल में नहीं जानोगे। ठीक है, मैं भी इसको दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। पिछली बार जब मैंने रिकॉर्ड करा वो मैंने अपलोड नहीं करी वीडियो, क्योंकि कई सारी चीजें रह गई थी। तो मैंने कहा ऐसा आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी तो अच्छे से पूरा पढ़ाऊंगी, ताकि आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, चाहे 9th क्लास का या TGT PGT का, CTET का, किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, पूरा चैप्टर देखा है पेशेंस बनाकर, तो नहीं छूटेगा। ठीक है, इस कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित हैं और कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए लोगों के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति बैठेगा। यानी कि अगर ST की कोई सीट है, वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई, तो ST का ही व्यक्ति खड़ा होगा, जनरल का नहीं हो सकता। ठीक है, 4 या 6 या 2 लोग जो भी खड़े होंगे वो उसी कैटेगरी के खड़े होंगे। नेक्स्ट है इसमें, इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण चुनाव क्षेत्र में ही लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति की हैं। ठीक है, लगभग कितनी सीटें? 84 सीटें। 84 सीट या निर्वाचित क्षेत्र एक ही बात है। ठीक है, 84 सीट या निर्वाचित क्षेत्र एक ही बात है। पीछे इन्होंने बोला कि सीट या निर्वाचित क्षेत्र एक ही बात है। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ SC ST करके, क्योंकि बहुत सारे दिनों तक मुझे ही नहीं पता था कि ST को हिंदी में क्या बोलते हैं, SC को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, मुझे खुद को नहीं पता था, इसलिए मैं आपको खोल खोल कर बताती हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जिनको नहीं पता होगा, है ना। और 47 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लोगों को है। ठीक है, 47 किसको है? ST के लोगों को, ST के लोगों को है। 2026 26 जनवरी 2009 की स्थिति, ये सीट पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती हैं। कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई है। यानी कि ये जो सीटों की जो प्रक्रिया है, आप ये ना समझें केवल लोकसभा की सीटों पर लागू है और केवल विधानसभा की सीटों पर लागू है, जबकि ये ग्राम पंचायत पर भी लागू है, नगर निगम पर भी लागू है। ठीक है, सब पर लागू है। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिका और नगर निगम स्थानीय निकायों के स्थानीय निकाय बोलते हैं इनको, पंचायत को, गांव के प्रशासन को बोलते हैं पंचायत और शहर के प्रशासन को बोलते हैं नगर निगम। ठीक है, तो स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण लागू हो गया है, पर हर राज्य में आरक्षण सीटों का अनुपात अलग अलग होता है। ठीक है, इस प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय, देखो ये निर्वाचित क्षेत्र का दे रखा है और देखो यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा है। देखो ये जो कलर है ना, ऐसे नहीं है कि कुछ भी इनका मन कर रहा है कलर कर दिया इस पर। ये इन्होंने दिखाया है कि 543 सीट है, जिसमें से जनरल को इतनी दी गई है। ठीक है, जनरल को इतनी दी गई है, 412 सीट दी गई हैं, और अनुसूचित जाति यानी कि ST को दी गई हैं इतनी सीटें, और अनुसूचित जनजाति को दी गई हैं इतनी सीटें। ठीक है, अब देखो इन्होंने कलर भी दे रखा है। कलर कैसे दे रखा है? कलर इन्होंने दे रखा है कि जो व्हाइट कलर की है वो तो जनरल की सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि देखो जनरल जनसंख्या में ज्यादा है तो जनरल को ज्यादा सीटें दे रखी हैं। ठीक है, जो रेड कलर में है वो शायद मुझे लग रहा है ST की है, और जो ग्रीन कलर में है वो ST की है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लिखा है कहीं नहीं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से दी गई है।
तो जो मैप वहाँ पर बनाया जाता होगा चुनाव से पहले, वो इस तरह से बनाया जाता होगा कि भाई ये जो क्षेत्र हैं, ये एसटी के हैं, यहाँ पर एसटी के ही लोग खड़े होंगे, यहाँ पर एससी के ही लोग खड़े होंगे। और जनरल का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि केवल जनरल के लोग खड़े होंगे, जनरल में कोई भी खड़ा हो सकता है, एससी, ओबीसी, एसटी और जनरल, ठीक है। यानी कि चारों कैटेगरी के लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं व्हाइट वाले में, ठीक है। और जहां पर निश्चित किया गया है कि ये सीट एससी की है, वहां केवल एससी ही खड़े होंगे, ओबीसी और एसटी नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। अगर ओबीसी को दी गई है, वो एसटी को दी गई है, तो बाकी के लोग नहीं खड़े हो सकते, केवल एसटी के ही होंगे। लेकिन जनरल में सब लोग खड़े हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एससी का भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, एसटी का भी और ओबीसी का भी, सबका खड़ा हो सकता है। तो ये इन्होंने बताया है कौन से कितने हैं इसमें। अब देखो ये बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई, और ये एक लास्ट लाइन यहाँ पर दी हुई है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं, ठीक है। महिलाओं को लिए भी सीटें दी गई हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है, एक सेकंड, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है इसमें, मतदाता सूची। अब देखो क्षेत्र का निर्धारण हो गया कि कौन से क्षेत्र में वोटिंग होनी है। अब क्षेत्र का निर्धारण हो गया, तो भैया वोट कौन डालेगा, कौन डालेगा वोट, तो जो वोट डालेगा उसके पास मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता। तो वोट डाल उससे पहले, चुनाव से पहले क्या बनाया जाता है, मतदाता सूची बनाई जाती है, यानी कि वोटर लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब उस वोटर लिस्ट में क्या होता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कि वोट डालने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, वो सब हम इस पैरा में पढ़ेंगे। एक बार जब निर्वाचित क्षेत्र का फैसला हो जाता है, तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इस फैसले को अंतिम दिन के लिए किसी न किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता, यानी कि वोट देने की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले ही तैयार कर ली जाती है, यानी कि चुनाव से पहले का काम है, और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची में को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी भी, आपकी बुक में दे रखी है कि वोटर लिस्ट होती कैसे है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त, अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिले, ठीक है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज जाता है, और वोट डालने के लिए ये जरूरी है कि आपका नाम उस वोटर लिस्ट में हो। तो आप कहेंगे कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे डालेगा, हम क्या करें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके घर सर्वे करने वाले आएंगे और कलेक्ट करेंगे कि आपके घर में कितने लोगों की मृत्यु हो गई है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी वोट काट दी जाएगी, ठीक है। अब तो वो वोट नहीं डाल सकते, जैसे आपके अम्मा जी हैं, बाबा जी हैं, या आपके घर में कोई भी किसी की भी डेथ हो गई है, उनको काट देते हैं उस लिस्ट में से। जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं, हर साल कुछ बच्चे 18 साल के होते हैं, उनको उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उनके माता पिता का नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे उन बच्चों का 18 साल के जो हो गए, और उनको ऐड कर लेते हैं। तो जो चले गए हैं उनको हटा देते हैं उस लिस्ट में से। हर बार अपडेट होती है लिस्ट, जब भी चुनाव होंगे जब भी अपडेट होगी। तो जो मर गए हैं उनको हटा देंगे, जो 18 साल के हो गए हैं उनको उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, उस वोटर लिस्ट में। और उस वोटर लिस्ट के हिसाब से ही आप वोट डाल सकते हैं। अगर आपका उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर जब सर्वे करने वाले आए तो आप ठीक ठीक से सर्वे करवाएं अपने घर के मेंबरों का, यानी कि अपने घर के मेंबरों के बारे में बताएं कि इतने लोग हमारे बाहर रह रहे हैं, अब उन्होंने वहीं की नागरिकता ले ली है, दूसरे दूसरे शहरों में रह रहे हैं, और आप बताएं उनको कि इतने लोग हमारे घर में गुजर गए हैं पिछले 5-10 सालों में, और ये हमारी 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है जो 18 प्लस का है, ठीक है। उसके बाद वो सर्वे करके ले जाएंगे, और उसके बाद वो पर्ची बना बना लेंगे आपकी। और जब चुनाव होगा, चुनाव से 1-2 दिन पहले पर्ची बांटने आते हैं वो घर, ठीक है, आपने देखा होगा, पर्ची बांटने आते हैं घर। तो उन पर्ची को आप दिखाओगे, जब वोट डालने जाओगे उस पर्ची को आप दिखाओगे, और वो अपनी वोटर लिस्ट में जो उन्होंने लिस्ट बनाई है उसमें वो चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं। आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम और आपका पता वहां पर लिखा होता है, उसको वो टिक करेंगे, और आगे आपको मतलब वो वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ ये आदमी ये है, इसका वोटर लिस्ट में नाम है। और आगे आप जब जाएंगे तो वो दूसरा व्यक्ति है वो आपका निशान लगा देगा और अपनी लिस्ट में राइट कर देगा, और आपसे बोलेगा आप जाओ वोट डाल दो, ठीक है। तो आप जाएंगे और वहां पर एक कार्टून सा रखा होगा, ठीक है, ताकि कोई देखे ना कि आप किसको वोट डाल रहे हैं। वहां पे ईवीएम मशीन रखी होगी, यानी कि एक मशीन होती है, उसमें बटन होते हैं, जितने लोग उस एरिया में खड़े हैं वो इतने बटन होंगे, ठीक है। उन बटन के आगे चुनाव चिन्ह लगे होंगे, तो आपको पता, और उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा, ठीक है। मान लो आपके क्षेत्र से 6 लोग खड़े हुए हैं, तो उन 6 लोगों के चुनाव चिन्ह होंगे, उन 6 लोगों के नाम लिखे होंगे, और आपको वहां पर बटन दबा के आना है कि हमें इसको वोट देनी है, ठीक है। जैसे हमें कमल को वोट देनी है, हमें हाथ के पंजे को वोट देनी है, हमें साइकिल को वोट देनी है, हमें झाड़ू को वोट देनी है, ऐसे तो चुनाव चिन्ह होते हैं।
और वहां पर नेता का नाम भी लिखा होता है। तो आप बटन दबाएंगे, पी की आवाज देगी ईवीएम, इसका मतलब आपकी वोट डल गई। उसके बाद एक पर्ची निकलेगी और वो पर्ची में लिखा होगा कि आपने ये वोट इस व्यक्ति को डाली है। ठीक है, आपके पास ये प्रमाण है कि आपने किसको वोट डाली है, और वो पर्ची आपको किसी को दिखानी नहीं है। ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति देख लेगा तो आपसे गुस्सा करेगा कि भाई तुमने उसको क्यों डाली है, हमारी वाली पार्टी को डालनी चाहिए थी। तो ये प्रक्रिया होती है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में पढ़ा था विभाग में। इसका मतलब यह है कि हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक का मत का मोल एक होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट। जब तक ठोस कारण ना हो किसी के भी मत अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि वोटर लिस्ट में नाम काटने से पहले आपको पक्का पता होना चाहिए कि वो आदमी मर गया है या वो आदमी शहर से चला गया है। ये पूरी जिम्मेदारी उसकी है जो सर्वे करने आ रहा है। वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक उनके मामलों से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा है और तो कोई कम पढ़ा लिखा है या एकदम अशिक्षित है, और कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है। हर कोई इंसान तो है। ठीक है, अगर इंसान है तो उसको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और अपनी जरूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ सब लोग वोट डाल सकते हैं। उसे मत देने का अधिकार है अपराधियों और दिमागी असंतुलित, यानी कि जो थोड़े से पागल जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, किसी किसी के अंदर माइंड कम देते हैं भगवान, तो उनके लिए बोला गया है। जो दिमागी रूप से असंतुलित वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित, यानी कि उनसे मना कर दिया जाता है, उनका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं होगा। अगर वो माइंड से थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं यानी कि जो वोट देने वाले हैं का नाम मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में होता ही होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। ये एक लिस्ट तैयार करी जाती है जो 18 से ऊपर के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, मैं हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर व्यक्ति अगले चुनाव में नए लोग मतदाताओं की उम्र में आ जाते हैं। नए लोग यानी कि 18 के हो जाते हैं। हर साल कुछ लोग 18 साल के होंगे तो वो इस सूची में जोड़ दिए जाते हैं। इसलिए हर चुनाव में पूर्ण मतदाता सूची में सुधार किया जाता है। ठीक है, अपडेट करी जाती है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले गए या जिनकी मौत हो गई है उनके नाम इस सूची में से काट दिए जाते हैं। हर 5 साल में मतदाता सूची का पूर्ण नवीकरण किया जाता है, यानी कि हर 5 साल में ये क्या करी जाती है, अपडेट करी जाती है। जो चले गए हैं उनको काट दो और इस सूची में से, और जो 18+ के हो गए उनको जोड़ दो। ऐसी मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ सालों में चुनाव में फोटो में पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, अब क्या करा जाता है, वोटर आईडी कार्ड बनाए जाते हैं, पहचान पत्र। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाताओं को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक वोट का दूसरे वोट ना डाल सके। यानी कि जब भी आप वोट डालने जाएंगे तो आपके हाथ में वो पर्ची होगी और वो कार्ड होगा। ठीक है, आप अपना कार्ड दिखाएंगे और वो देखेंगे कि अरे भाई ठीक है चलो जाओ, तुम्हारा इस वोटर लिस्ट में नाम है और तुम यही व्यक्ति हो। ठीक है, तो ऐसे डाल सकते हैं। पहले क्या होती थी, पर्ची होती थी और उस पर्ची पे क्या होता था, व्यक्ति का फोटो नहीं होता था, नाम और पिता का नाम होता था। अब मान लो किसी ने किसी की पर्ची चुरा ली या धोखे से वहां एजेंट जो भी पर्ची बांटने वाले हैं उनसे कुछ सेटिंग साठ गांठ कर ली और वो सारी पर्चियां उनसे ले ली। अब उन पर्चियों पे फोटो नहीं होता था व्यक्ति का, उस पर्ची पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम और उस व्यक्ति का नाम होता था। ठीक है, तो वहां पर धांधली बहुत ज्यादा होती थी। मान लो कुछ पर्चियां उन्होंने चुरा ली, है ना, और उन्होंने उनके माता पिता का नाम रट लिया, उनका नाम रट लिया। ठीक है, और उस एज ग्रुप का, मान लो मेरी उम्र 18 साल की है। ठीक है, मेरा नाम ममतेश है। ठीक है, मेरे पिता का नाम अशोक कुमार गुप्ता है। तो मेरी जैसी एक लड़की गई और वो बोली कि मेरे ये जो पर्ची है ये मेरी है, ये मेरे पिता का नाम है अशोक कुमार गुप्ता और मेरा नाम ममतेश गुप्ता है, जाके मेरी वोट डाली आई। पहले ऐसे बहुत होता था, लेकिन इस कमी को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने एक वोटर आईडी कार्ड भी बना दिया जिसमें एक फोटो भी लगा था। ठीक है, अब वोटर आईडी कार्ड चुराना मुश्किल है। जैसे आधार कार्ड आपके पास रहता है, आपके घर में रहता है, आपकी जेब में रहता है, उसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी केवल आपके ही घर में होगा, किसी और के घर में आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिलेगा। अब वो एक अलग चीज है कि उसने चुरा लिया। अगर उसने चुरा भी लिया तो वो अपना चेहरा नहीं लगा सकता उस पर। ठीक है, तो वहां पर चीटिंग करने का चांस ना के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर है।
तो वहां पर चीटिंग नहीं होती है। तो क्या होता है, जब वोटर आईडी कार्ड दिखाओगे, अपना वोटर लिस्ट में नाम दिखाओगे, तभी राइट होएगा, तभी आप वोट डालने जा सकते हो। तो यहाँ पर चीटिंग नहीं होती है वोट डालने में। ठीक है, देखो इसमें सारी चीज वही रखी गई थी। और अब इन्होंने क्या किया, मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। वोट देने के लिए मत, देखो ये पुराना है, अब अभी जो फिलहाल की अपडेट है उसमें ये वोटर आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो आपको राशन कार्ड ले जाना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइवरी लाइसेंस ले जाना पड़ेगा, जैसे पहचान पत्र दिखाने पड़ेंगे, और मेल कराना पड़ेगा कि देखो इस आईडी में जो हमारे पापा का नाम है यहाँ भी वही नाम है। ठीक है, इसमें जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें भी है। तो मतलब पक्का सबूत देना पड़ेगा कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो आप हो या नहीं। ठीक है, इसकी पहचान करानी पड़ेगी। उम्मीदवारों का नामांकन, अब हमने क्या देखा, हमने देख लिया कि क्षेत्र का चुनाव हो गया कि किस क्षेत्र में चुनाव होना है। हमने ये देख लिया कि कौन लोग वोट डालने जाएंगे। ठीक है, कौन जाएगा वोट डालने, हमने ये देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, उम्मीदवारों का चुनाव, यानी कि उस क्षेत्र में कौन लोग खड़े होंगे। ठीक है, कौन लोग खड़े होंगे, अब हम देखते हैं। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होने चाहिए। यह तभी होगा जब किसी किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिशें ना हो। हमारी चुनाव प्रणाली भी ऐसी ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि 18+ का जो व्यक्ति है, 18+ का व्यक्ति वोट डाल सकता है, और 25 साल का कोई भी व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक है, यानी कि नेता बनना चाहता है, एमएलए बनना चाहता है, या एमपी बनना चाहता है, तो लगभग उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। ठीक है, वो खड़ा हो सकता है, और उसको वोट कौन देंगे, 18 साल से ऊपर के व्यक्ति। देखो ये वोटर का जो मैंने बताया था ना, वोटर लिस्ट का, ठीक है, मतदाता सूची का, वो इस तरह की होती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारी चीजें लिखी होती हैं, है ना, और ये सारी चीजें लिखी होती हैं। इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति वही है कि नहीं है। ठीक है, देखो इसमें उम्मीदवार के लिए क्या बोला गया था, उम्मीदवार के लिए बोला गया है कि अपराधी वैराग्य पर रोक है, यानी कि जो अपराधी हैं उनको, वो उम्मीदवार नहीं बन सकते। उम्मीदवार यानी कि जो चुनाव में खड़े होंगे, जो नेता बनने के लिए खड़े होते हैं ना, जो वोट मांगते हैं, उनके लिए बोला गया है कि अपराधी और वैराग्यों पर रोक है, वो नहीं मांग सकते। लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों पर लागू होती है। ठीक है, राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं। यानी क्या होता है, देखो इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाना चाहूंगी। देखो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। क्या होता है, जैसे हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है, बीजेपी की पार्टी है, सपा की पार्टी है, बीएसपी की पार्टी है। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस से समझ लो, कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, हाथ का पंजा वाली पार्टी है। तो इतनी सारी पार्टियां हैं। अब ये सारी पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में, जो निर्वाचित क्षेत्र हैं, उनमें एक एक प्रत्याशी उतारेंगी। ठीक है, मतलब उसी क्षेत्र के व्यक्तियों को ढूंढेंगी कि भाई तुम हमारी पार्टी के हिसाब से वोट मांगने जाओ। ठीक है, यानी कि जो निर्वाचित क्षेत्र मैंने बताए, उसमें क्या होगा, ये जो पार्टियां हैं, ये जो पार्टी हैं, ये उनको टिकट देंगी। ये मतलब ये बताएंगी कि तुम हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो, तो संभावना जीतने की ज्यादा होती है। एक तरह से पता है ये क्या है, जैसे बिस्किट तो बहुत सारे बिक रहे हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन आप कौन से लेते हैं, ब्रांडेड, पार्ले की कंपनी के, सनफेस्ट की कंपनी के, और ओरियो की कंपनी के। तो आप किसी अच्छी कंपनी का खाते हो ना बिस्किट, तो इसलिए क्या है, इन्होंने ब्रांड बना रखा है। ये बहुत सारी है, इन्होंने क्या है, ब्रांड बना रखा है। तो इनकी एक विचारधारा है, जैसे बीजेपी की विचारधारा क्या है, कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, और मेनली इनका झुकाव जो है वो, जो पुरानी संस्कृति हमारी खो गई है उसको उसको दोबारा लाना है। ठीक है, तो बीजेपी की विचारधारा ये है कि सबका साथ सबका विकास। बीएसपी की जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा है कि जो एस एससी लोगों के साथ और एसटी लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको उन्होंने उन्हें ठीक करना है। उनकी विचारधारा उनके लिए है। ठीक है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, अभी वो क्लियर नहीं हो पा रही है कि वो कांग्रेस किसका करना चाह रही है विकास। और क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रही है, इसीलिए कांग्रेस बहुत कम चुनाव जीत पा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो विजन है ना, अभी हाल फिलहाल के लिए क्लियर नहीं कर रखा है कि उन्हें किन लोगों के लिए काम करना है। और एसपी का क्लियर है, और वो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहूंगी कि उनका क्या है। ठीक है, उनका क्लियर है कि उनको इन लोगों के लिए करना है। तो इस ये सारी विचारधारा है। अब ये एक एक प्रत्याशी अपना उतारेंगी। प्रत्याशी यानी कि एक व्यक्ति खड़ा करेंगी उस निर्वाचित क्षेत्र से, जिसको उस निर्वाचित क्षेत्र में रहने वाले 18+ के व्यक्ति वोट डालने जाएंगे। ठीक है, अब बीजेपी की आपको देखना है कि आपको पुरानी संस्कृति को बहाल कराना है,
आपको मंदिरों का उद्धार कराना है, ठीक है, आपको गरीबों का उद्धार कराना है, तो आप वोट देंगे इनको, ठीक है। अगर आपको गरीब एसटी एससी को उद्धार कराना है तो आप वोट देंगे बीएसपी को, ठीक है। इनकी जो विचारधारा है, अगर आपको उस विचारधारा से आप प्रभावित हैं तो आप इनके प्रत्याशी को वोट देंगे, ठीक है। और वो बात भी लागू होती है कि इस क्षेत्र में अगर एससी के लोग हैं तो इनको एससी के लोगों को ही टिकट देनी है। ऐसा नहीं है कि इनकी चलेगी, इनकी नहीं चलेगी, चुनाव आयोग की चलेगी। अगर चुनाव आयोग ने बोल दिया कि ये जो सीट है, सीट यानी कि ये जो निर्वाचित क्षेत्र है ये एसटी का है, तो एसटी ही चुना जाएगा। अगर इन्होंने बोल दिया कि एससी का है तो एससी ही, मतलब ये लोग उन्हीं लोगों को ढूंढते, उसी कैटेगरी के लोगों को टिकट देते हैं, यानी कि उन्हीं कैटेगरी के लोगों को चुनते, बोलते हैं कि तुम खड़े हो जाओ हमारा नाम लेके, ठीक है। तो वो इनका नाम लेके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप हमें वोट दो और हम आपके लिए काम करेंगे, ठीक है। तो किनका नाम लेते हैं? इन बड़ी बड़ी पार्टियों का नाम लेते हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है, सबके नाम मुझे याद भी नहीं है। तो इन्होंने बोला है जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, पार्टियों के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसको पार्टी बोल रही है कि तुम हमारा नाम लेके चुनाव लड़ो, उसके लिए क्या होता है, पार्टी जो है वो टिकट देती है, ठीक है। टिकट देती है कि लो भाई आज से तुम हमारे आदमी हो गए, हमारी पार्टी के। अब आदमी फ्री में हो गए? नहीं, उसके बदले, टिकट देने के बदले पार्टी कुछ पैसे भी लेती है, ठीक है। अब ब्रांड के साथ आप जुड़ोगे तो ब्रांड आपसे कुछ तो लेगा, फ्री में थोड़ी ना अपने साथ जुड़ेगा। तो ये जितने भी पैसे लेती हैं, मतलब इनका अलग अलग होता है। तो टिकट के लिए क्या होता है, पहले पैसे देने पड़ते हैं इनको, ठीक है। टिकट पैसों में मिलती है, बहुत कम रेयर होता है कि फ्री में आपको टिकट मिल जाए, नहीं मिलती है, ठीक है। ये पैसे लेकर ये जितने भी आपको दिख रही हैं, ठीक है, जितनी भी आपको दिख रही हैं, ये सब जब टिकट देती हैं उन प्रत्याशियों को जो चुनाव लड़ेंगे, पैसों में देती हैं, ठीक है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, ठीक है, एक फॉर्म भरना पड़ता है। कैसे पता चलेगा इस एरिया के व्यक्तियों को कि हमें किन 4 लोगों को वोट दे, किन चारों में से किसी एक को चुनना है, ठीक है। कैसे पता चलेगा? उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नामांकन फॉर्म। जैसे आप पेपर देने से पहले फॉर्म भरते हैं ना, पहले आप फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप पेपर देने जाओगे। तो वैसे ही जिन जिनको चुनाव में नेता बनना होता है, उनका पहले नामांकन होएगा। जैसे आप फॉर्म भरते हो वैसे वो फॉर्म भरेंगे। उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इस एरिया से ये इनके फॉर्म आए, इनके फॉर्म एक्सेप्ट करे गए हैं और ये लोग खड़े होंगे चुनाव के लिए, ठीक है। और परीक्षा वाला दिन कौन सा होता है इन नेताओं का? जिस दिन चुनाव होता है, ठीक है। जनता उस दिन इनको वोट देती है। तो अब जिसकी ज्यादा होंगी वही जीतेगा। नेक्स्ट है, और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, ठीक है। जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, मतलब फॉर्म भरते समय कुछ इनसे पैसे भी लिए जाते हैं इन लोगों से। क्यों लिए जाते हैं? क्यों इसलिए लिए जाते हैं कि इनसे बोला जाता है कि अगर तुम्हारी 4% वोट नहीं आई, ठीक है, तो तुम्हें ये जो 10-20 हजार जो जमा कराए गए हैं वो तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ना हो कि किसी का कोई वोट ही ना हो, फालतू में वो चुनाव आयोग को परेशान कर रहा है कि भाई हमें नेता बनना है। पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इतनी जनसंख्या तुम्हें वोट देगी। ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हुए हो, तुम्हारी 2 ही वोट आई, 1 ही वोट आई, तो चुनाव आयोग इतना पैसा तुम्हारे ऊपर क्यों खर्च करेगा? क्यों तुम्हारे लिए चुनाव चिन्ह निकालेगा? क्यों ईवीएम में आपके लिए जगह देगा? ठीक है, जनता भी परेशान होगी। तो बहुत सारी चीजें चुनाव आयोग क्यों खर्चा उठाएगा? तो चुनाव आयोग कहता है कि 4% अगर वोट नहीं आई तो जो तुम जमानत की राशि जमा कराई जा रही है ना, 10-20 हजार जो भी होती है, वो तुमको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र भरने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक फॉर्म और भरवाओ, नामांकन के साथ साथ एक फॉर्म और भरवाओ। कौन सा फॉर्म? अब हर किसी उम्मीदवार को अपने बारे में ब्यौरा देना होता है, वैधानिक घोषणा करनी पड़ती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन सारे मामलों के बारे में बताना होता है। यानी कि नामांकन दिया है उसने कि भाई मुझे नेता बनना है और ये मुझे इस क्षेत्र से नेता बनना है। साथ में अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इनसे ये भी लिखवाओ कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, ताकि 5 साल बाद हम देखेंगे कि इन्होंने कितना घोटाला करा है, इन्होंने कितनी ज्यादा संपत्ति ले ली है, ठीक है यार, ताकि लगाम रहे कि ये ज्यादा घोटाला ना कर पाए, कम घोटाला करें। घोटाला तो करेंगे, ठीक है, नेता हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से, टेबल के ऊपर से या नीचे से कुछ ना कुछ तो चलेगा, ये तो श्योर है, लेकिन ज्यादा ना करें। इसके लिए उन्होंने क्या बोला है कि भाई तुम क्या करो, प्रॉपर्टी के बारे में बताओ कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है। मान लो किसी आदमी के पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कितने करोड़ की प्रॉपर्टी है? मान लो 1 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तुम छोटे बच्चे हो तो 1 लाख से समझ लो। 1 लाख की प्रॉपर्टी है किसी के पास, है ना। अब 5 साल बाद उसके पास कितने की प्रॉपर्टी हो गई? 25 लाख की प्रॉपर्टी होगी मान लो,
तो फिर देखा जाएगा कि जब तुमने 5 साल पहले बताया था कि तुम्हारी प्रॉपर्टी 1 लाख थी, अब हो गई 25 लाख। अब बताओ ये 24 लाख रुपए कहाँ से आए? ठीक है, कहाँ से आए बताओ? तो वो अगर नहीं बताए गए तो उनको सजा होगी और प्रॉपर्टी भी छीनी जाएगी। अब नेता भी चालाक हो गए कि ठीक है, लिखवा लो हमसे फॉर्म में, हम अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं, हम अपनी वाइफ के नाम से खरीदेंगे, अपने बच्चों के नाम से खरीदेंगे, अपनी कुत्ता के नाम से खरीदेंगे, अपनी बिल्ली के नाम से खरीदेंगे, ठीक है, अपनी दूध की मौसी के नाम से खरीदेंगे, अपने दूध के चाचा के नाम से खरीदेंगे। कर लो, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कर लेगी? करते हैं ऐसा नेता, ठीक है, इसमें चौंकना मत आप लोग, ऐसा चलता है। उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर अपराधों या मामलों के बारे में उस शपथ पत्र में या उस नोट में बताना पड़ेगा कि उनके कौन-कौन से मुकदमे चल रहे हैं। जैसे मर्डर केस चल रहा है, रेप का केस चल रहा है, कोई चोरी-चकारी का केस चल रहा है, वो उनको बताना पड़ेगा कोर्ट को, ठीक है। दूसरा है उम्मीदवार और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का भी ब्यौरा देना पड़ेगा। यानी कि उनको बताना पड़ेगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी पत्नी के पास कितनी प्रॉपर्टी है। तीसरा है उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, उनको बताना पड़ेगा कि वो 10वीं फेल है, 12वीं फेल है, बीए फेल है या फिर वो स्कूल गए ही नहीं है, वो उनको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैडम आपने नेगेटिव क्यों बोला? इसलिए बोला कि बिहार में अभी जो चुनाव हुए हैं, उसमें से 40% जो नेता हैं, वो अनपढ़ हैं, 40% नेता, ठीक है? ये एक बहुत चिंता का विषय है कि 243 में से 40% पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है? और जो 60% है वो भी बहुत हाई एजुकेशन के नहीं है, 10वीं 12वीं बीए बस थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। तो वो उनको बताना पड़ेगा ताकि जनता को ये पता रहे कि जिसको वो वोट डाल रहे हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो अपराधी तो नहीं है, ठीक है? इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं यानी कि वोट डालने वालों को उम्मीदवार यानी कि जो जिनको वोट डालने जा रहे हैं, जो खड़े हुए हैं चुनाव में, खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। जब जनता को पता चल जाए भई ये 4 मर्डर केस में है, तो ऐसे आदमी को नेता बनाने से अच्छा है दूसरे को बना लो, तो उसको वोट नहीं डालेंगे, ठीक है? वैसे ऐसा होता नहीं है। देखो ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। भारत में चुनाव प्रणाली की कुछ विशेषताएँ, कुछ सिद्धांत और इनके सही जोड़े कीजिए। देखो ये मैंने बहुत विस्तार से बता दिया, आप मिलान करेंगे, मिलान करने के बाद फ़ोटो खींचेंगे अपनी बुक का और मुझे सेंड कर देंगे, मैं चेक कर लूँगी वहाँ पे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? इसमें भी देख लेते हैं उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। जब देश देखो ये एग्ज़ाम में आ सकता है इसलिए मैं बता रही हूँ। जब देश के सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षिक योग्यता ज़रूरी है, तो विधायक या संसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए भी किसी न किसी किस्म की योग्यता ज़रूरी है। अब क्या योग्यता होनी चाहिए जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं? सभी तरह के सिर्फ़ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ अगर किसी बच्चे को क्रिकेट में सिलेक्शन चाहिए तो वहाँ पर वो 10वीं 12वीं थोड़ी देखते हैं, वो देखते हैं कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है। जो अच्छा खेल रहा है उसको टीम में सिलेक्शन मिलता है, ठीक है? तो सिर्फ़ शैक्षिक योग्यता नहीं जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री ही नहीं बल्कि अच्छे क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। इसी प्रकार विधायक या संसद की सबसे बड़ी योग्यता है कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को समझें, उनकी चिंताओं को समझें, ठीक है? और ये दोनों ही चीज़ उन नेताओं में नहीं होती है, ठीक है? कौन-कौन सी चीज़ है? कौन-कौन सी योग्यता होनी चाहिए चुनाव जो लड़ रहे हैं उनके लिए? वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या को समझें, उनकी चिंताओं को समझें और उनके हित और प्रतिनिधित्व करें। वह अपने का वह वे यह काम कर रहे हैं या नहीं इसकी परीक्षा और उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज़ लेते हैं। अगर शिक्षा और डिग्री की प्रसन्नता हो भी तो यह ज़िम्मा लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षिक व्यक्ति को कितना महत्व देंगे, ठीक है? ज़्यादातर महत्व नहीं देते हैं। बिहार चुनाव में एक व्यक्ति जिन्होंने पूरा जीवन अपना मैथ को दे दिया, जिन्होंने 25 से ऊपर बुक लिख दी, ठीक है? जो पूरी ज़िंदगी मैथ ही पढ़ाया जिन्होंने बच्चों को, जिनके पढ़ाए हुए आईएएस, पीसीएस और नीट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, उनको कुल 25-30 हज़ार वोट मिली है, ठीक है? बस इतनी ही वोट मिली है। मेरे को एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है कितनी वोट मिली है, लेकिन बहुत कम वोट मिली है, बहुत ज़्यादा कम वोट मिली है। और ये क्या है? ये है कि भाई जो शिक्षित व्यक्ति है, उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा। सबको ये दिखाई दे रहा है कि कौन 10,000 देगा, कौन 20,000 देगा, फ्री में कौन बिजली देगा, फ्री में कौन पानी देगा, हम तो उसको वोट देंगे। पढ़े-लिखे को क्या कर दिया उन्होंने साइड कर दिया। अब मैथ के इतने बड़े प्रोफ़ेसर हैं वो, जिन्होंने 25 बुक लिखी हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बुक लिखी हैं, उनको आप वोट नहीं दे रहे हो, तो क्या समझा जाए? यही समझा जाए ना कि आपको फ्री वाला चाहिए, ठीक है? जो फ्री में सामान देगा, हम तो उसको वोट देंगे। हमारे देश में शैक्षिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी मतलब ये कह रहे हैं कि नेता बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बस मन अच्छा होना चाहिए। मन में क्या होना चाहिए? देश के प्रति समर्पण की भावना, देश के लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, ठीक है? और ये कह रहे हैं कि यदि उम्मीदवारों के लिए बीए, बीकॉम या
बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया जाए तो 90% से ज़्यादा नागरिक चुनाव के लिए अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं वो जिनका कहीं तुक्का नहीं लगा, जो कहीं कामयाब नहीं हो पाए, वो क्या करते हैं, वो चुनाव लड़ लेते हैं बाद में। ठीक है, पढ़ने लिखने से तो नौकरी मिलती है, चुनाव से क्या मिलता है, शासन, राजा बनते हैं। तो कुछ लोग पढ़ाई लिखाई ना करके राजनीति में आते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम, हाँ हो गया। अब देखो चुनावी अभियान, चुनावी अभियान क्या होता है, चुनावी अभियान किस तरह से काम करता है। चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि यानी सरकार और नीतियों का चुनाव करने के अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर प्रतिनिधि या वो जो व्यक्ति है जो चुनाव के लिए खड़ा हुआ है जिसको आपको वोट डालना है, एक ही बात है। ठीक है, कौन पार्टी अच्छी अच्छी सरकार देगी और किसकी नीतियां अच्छी हैं, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियानों के दौरान यही होता है। ठीक है, क्या होता है, रैलियां होती हैं, उसमें बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि फ्री में 10,000 रुपए मिलेंगे, महिलाओं को राशन मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई फ्री, बच्चों को मिड डे मील फ्री, ये होता है। ठीक है, इतने रोजगार देंगे, रोजगार वैसे देते नहीं है, फ्री वाले सामान देते हैं, ये गारंटी है। मैंने भी देखा है, जहां जहां उन्होंने फ्री बोला सरकारों ने वो दिया है, जहां जहां रोजगार बोला वो कहीं नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह के समय चुनाव का प्रचार होता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं के से संपर्क करते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, घर घर जाके वोट मांगते हैं। राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े भाषण चलते हैं उनके, और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थन को सक्रिय करती हैं। इस अवधि में अखबार और टीवी चैनलों से भी पर भी चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आती है। आपने सुना होगा कि ये नेता आज यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, इस स्कूल में आ रहे हैं, इस शहर में आ रहे हैं, लोग जाते हैं उन्हें देखने। और ज्यादातर लोग तो इसलिए जाते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर देखेंगे, हेलीकॉप्टर कैसा था। ठीक है, गांव देहात में तो ऐसा बहुत होता है। हमारे हमारे यहाँ हमारे शहर में जो भी आते थे ना नेता वगैरह, तो वो हेलीकॉप्टर में आते थे, बच्चे जाते थे बहुत सारे, नेता को देखने नहीं, हेलीकॉप्टर को देखने। हेलीकॉप्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है गाँव के बच्चों के लिए, छोटे शहर के बच्चों के लिए। और हम भी जब हम छोटे थे ना, तो हमारे थोड़ी सी दूर आगे ही एक खाली स्थान था, खाली स्थान मतलब एक कॉलेज का ग्राउंड था, एनआरसी कॉलेज है, उसका ग्राउंड था। तो उस ग्राउंड में उतरते थे वो हवाई जहाज। तो हम भी छत पर खड़े होकर देखते थे कि हवाई जहाज कैसा लगता है और कैसे उतर रहा है। ठीक है, तो हमें दिखता था, हमारे घर से, हमारा घर वही है, तो हमें भी दिखता था, तो हम भी देखते थे, ऐसे ऐसे देखते हैं कई लोग। ठीक है, और खबरें और बहस भी होती है। और असल में चुनावी अभियान से 2 हफ्ते नहीं चलता, राजनीतिक दल चुनाव होने से कई महीने पहले ही ये चुनाव रैलियां चलती रहती है। ठीक है, चुनाव अभियानों के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करती हैं। बड़े मुद्दे कौन कौन से होते हैं, यही कि भाई इतना फ्री देंगे, इतना ये देंगे, वो देंगे, ऐसे लालच ललचाती हैं लोगों को। ठीक है, वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए कहती हैं। आइए विभिन्न चुनावों में से विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ नारों को देखें। अब देखो कुछ कुछ नारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, बता रहे हैं कि कौन कौन से नारे दिए कब। ठीक है, ये तो बहुत पुरानी बात लिखी हुई है यहाँ पर। जैसे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का प्रचार करें तो वो क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने क्या दिया, नारा दिया था, महिलाओं का सम्मान, उनको फ्री में कुछ कुछ पैसे दे रहे हैं। बिहार में महिलाओं का सम्मान, ये चुनाव चिन्ह ऐसे रैली निकालते हैं। और कांग्रेस पार्टी चुनाव में कौन सा नारा लेके घूम रही थी कि लोकतंत्र बचाओ, है ना, जो बीजेपी है वो लोकतंत्र खराब कर देगी। और उनका था कि एसआईआर मत कराओ, यानी कि वोटर लिस्ट को रिन्यू मत कराओ। ठीक है, मतलब नाम उसमें से हटाओ मत, ऐसा कुछ कुछ मुद्दे थे राहुल गांधी जी के, और जो कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए बिहार में। बिहार में जो अभी हाल फिलहाल जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, और अगले 5 साल बाद जनता डिसाइड करेगी कि उसको किसको रखना है। ठीक है, तो कांग्रेस भी आ सकती है अगली बार, बीजेपी भी आ सकती है, बीएसपी भी, जो कोई भी आ सकता है कहीं। ठीक है, पता थोड़ी ना है जनता को कौन सा कब अच्छा लग जाए। नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं 1977 में हुए लोकसभा चुनावों में जयशंकर प्रसाद नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ। क्यों दिया था, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल लगा हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो भी फालतू बोलता था उसको जेल में डाल देते थे। ठीक है, जो नेता फालतू बोलेगा वो कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा, है ना। और उन्होंने क्या किया रखा था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अंडर में ले लिया था, बहुत सारे नियम कानून चेंज करे थे, और बिल्कुल मतलब लोकतंत्र जैसी चीज जो थी वो काफी हद तक उन्होंने खत्म कर दी थी, है ना। और एक अच्छी शासिका भी थी, और
ये जो इमरजेंसी वाली चीज थी बस यही गलत थी उनकी। बाकी शासिका बहुत अच्छी थी, मेरी फेवरेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए उस टाइम पर, जो देश की प्रगति के लिए बहुत सही थे। लेकिन जो इमरजेंसी लगाई, जो निर्दोषों को जेलों में डाला, ये गलत था। ठीक है, तो इस तरह का नारा दिया। पार्टी ने आपातकाल के दौरान हुई जातियों को समाप्त करने, वही मैं बता रही हूँ, इमरजेंसी या आपातकाल, और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोला है कि वामपंथी जो पार्टी थी उसने क्या किया था, 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया, जमीन जोतने वाले को। ठीक है, यानी कि जमीन से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीज की मांग की होगी यहाँ पर। ठीक है, उस समय ये समस्या रही होगी तो ये हुआ होगा। 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी ने नेता एन टी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। उन्होंने बोला कि तेलुगु का जो तेलुगु है उसका स्वाभिमान का नारा दिया, है ना। और मतलब तेलुगु की मांग करी होगी इन्होंने, तेलुगु भाषा की, या कुछ इस टाइप का रहा होगा। नेक्स्ट है इसमें, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, पर सभी दल को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल अंदाजी भी करनी पड़ती है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार पार्टी के ये सब काम नहीं कर सकता। कौन कौन से काम नहीं कर सकता? मतदाताओं को प्रलोभन या घूस देने की धमकी नहीं दे सकता। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि हमें वोट देना, अगर तुम हमें वोट दोगे तो हम क्या करेंगे, इतने पैसे आपको फ्री देंगे। आप बोलेंगे अभी तो मैम आप बोल रही थी कैसे फ्री बांट रहे हैं पैसे। देखो वो मेरी भाषा में तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, अगर पार्टियों की बात सुनी जाए तो वो क्या कर रही है, वो दूसरे जरिए से बांट रही है पैसे। कौन से जरिए से बांट रहे हैं? कि बिजली फ्री कर दी इतने की, इतने का पानी फ्री कर दिया, हम ये लोन दे रहे हैं महिलाओं को ताकि वो अपना काम धंधा कुछ खोल लें। ठीक है, कोई बोल रहा है कि हमने बसों का किराया फ्री कर दिया। ठीक है, कोई कहीं कुछ फ्री कर रहा है। तो जो फ्री वाली जो चीज है उसको भी मैंने ऐसे बताया आपको। लेकिन सीधी सीधी बात तो वोट ही लेने की है ना। ठीक है, वो फ्री तुम्हें ऐसी थोड़ी ना दे रहे हैं, उन्हें वोट चाहिए इसलिए ले रहे हैं। इससे जाति या धर्म के नाम पर भी वोट नहीं मांग सकते। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि सारे हिंदुओं इस पार्टी को वोट दो, सारे मुस्लिम एकजुट हो जाओ इस पार्टी को वोट दो। लेकिन ऐसा तो होता है। ठीक है, चुनाव आयोग इस पर शिकंजा नहीं कसता है, ऐसा तो होता है। इसमें ये अपवाद लिखा है। चुनाव अभियानों में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो कोई नेता खड़ा हुआ है, पहले वो एमपी रह चुका है, अब दोबारा एमपी के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो वो दोबारा एमपी बनना चाहता है इसलिए चुनाव कर रहा है। अब ये नहीं है कि वो लाल बत्ती की गाड़ी में घूमेगा, सरकार की गाड़ी ली, सरकार के पैसों का डीजल डलवाया और घूम रहा है चुनाव प्रचार में, मुझे वोट दो मुझे वोट दो। ये नहीं चलेगा। सरकारी कोई भी चीज आप इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने दफ्तर की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करोगे, अपने जो सरकार की तरफ से सिक्योरिटी वगैरह उसका कोई इस्तेमाल नहीं करोगे। नेक्स्ट है इसमें, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित क्षेत्रों में 25 लाख से ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। चुनाव में 25 लाख, आपको लगेगा 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक चुनाव में, एक व्यक्ति के? 25 लाख नहीं, कम से कम 25-25 करोड़ खर्च हो जाते हैं एक चुनाव में। ठीक है, जो बड़ी सीट होती है उनमें 20-25 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। चुनाव बातों से नहीं लड़े जाते हैं, पैसों से लड़े जाते हैं। अब 20-25 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिए, लाख नहीं करोड़। ठीक है, 20-25 करोड़ रुपए उन्होंने अगर खर्च कर दिए तो पहले वो घोटाला करके उन पैसों को निकालेंगे ना, बाद में तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इसलिए वो घोटाला करते हैं, उनकी भी बेचारों की मजबूरी है। ठीक है, नेताओं की मजबूरी भी आपको समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं, अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद भी उनका चुनाव रद्द कर दिया जाता है। अगर उन्होंने वोट मांगने के लिए ये सारी हथकंडे अपनाए तो चुनाव आयोग उनका सीट रद्द कर देगा, अगर वो जीत भी गए तो भी, कि तुमने गलत तरीके से वोट मांगी है। अगर वे इनमें से किसी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद भी उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। ठीक है, क्या क्या करने की मनाही है? ये करने की मनाही है, चुनाव प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करोगे, मंदिर में जाके नहीं कहोगे कि जितने भी श्रद्धालु हैं सब लोग वोट दो, ऐसे नहीं कहोगे। सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करोगे, विमान का यानी कि हेलीकॉप्टर वगैरह का प्रयोग नहीं करोगे जो सरकारी है, प्राइवेट का कर सकते हो। अधिकारियों का चुनाव में प्रयोग नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि एसडीएम वगैरह डीएम वगैरह को तुम लगा दो अपने काम पे कि भाई आज तो तुम हमारे अंडर में काम कर रहे हो ना, हम मुख्यमंत्री हैं तो तुम हमारे अंडर में काम कर रहे हो ना, जाओ हमारी तरफ से वोट मांगो। ऐसे नहीं कर सकते। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि इनॉग्रेशन नहीं कर सकता, बड़े नीतिगत फैसले नहीं ले सकता, लोगों को सुविधाएं देने के वायदे नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि भाई हमें जिता देना, हम तुम्हें
बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। अब पहले तो नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वोट मांगनी है। अब उनको समझ में आ गया है कि 2 महीने पहले ही ये घोषणा कर दो कि हम तुम्हें ये फ्री देंगे, तो बात बनी रहेगी फिर, ठीक है? तो अब चुनाव आयोग ने 2-3 महीने पहले के लिए मना करा है ना, तो वो उससे भी पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं कि हम तुम्हें ये फ्री देंगे, ठीक है? जब तो देगी ना जनता वोट। देखो जो भी नेता जो भी कर रहा है ना, वो सब वोटों के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वोट से ही वो नेता बनेगा। मतदान और मतगणना, देखो इसको हम शॉर्ट में समझाएंगे, यहाँ पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है। मतदान और मतगणना, मतदान क्या है? आप वोट देने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे मतदान। मतदाता, मतदाता यानी कि जिस जो वोट देने जाएगा, जो 18 प्लस के हैं वो मतदाता हैं सब। मतदान करने जा रहे हैं, अपना मतदान करने जा रहे हैं, ठीक है? मतलब वोट डालने जा रहे हैं, तो वो हो गए वोटर। मतगणना, जब आप वोट डालिए आए तो उनकी काउंटिंग होगी, ठीक है? कि किस किस व्यक्ति को कितनी वोट मिली, जिस व्यक्ति को जितनी वोट ज्यादा मिलेंगी वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो इसमें लिखा है चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना, या इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन भी कहते हैं, ठीक है? गुल वर्ग के चुनाव परिणाम, ठीक है? एक क्षेत्र के चुनाव परिणाम दे रखे हैं, इन्होंने बता रखा है कि इस व्यक्ति को, ये इस पार्टी का व्यक्ति था और इसको इतने वोट मिले, और वोटों का प्रतिशत कितना था, इतना था, ठीक है? इस व्यक्ति को, ये कांग्रेस पार्टी का था, इसको इतने वोट मिले, और लगभग कितने वोट मिले, 50% वोट मिले। इस व्यक्ति को, ये बहुजन समाज पार्टी का था यानी कि बीएसपी का था, इसको इतने वोट मिले और इतने प्रतिशत वोट मिले, ठीक है? ये सारा इनका ब्यौरा दे रखा है। जीता कौन, सबसे ज्यादा वोट किसको मिली यहाँ पर, कांग्रेस को, ठीक है? तो कौन कौन जीत गई यहाँ पर, कांग्रेस जीत गई, ठीक है? गुलबर्गा कहाँ पर, ये शायद तेलंगाना का था, हाँ ये तेलंगाना का, ये सॉरी कर्नाटक का है, ठीक है? कर्नाटक की विधानसभा का इन्होंने दे रखा है कि इन इन पार्टी के इन इन लोगों ने वोट मांगी, लोगों ने इसको इतनी वोट दी, इसको इतनी दी, इसको इतनी दी, और जीता कौन, इसमें से जिसकी सबसे ज्यादा वोट आई, ठीक है? यही सारी चीजें इन्होंने दे रखी है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। यानी कि जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है? लेकिन भारत में लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या कारण है, वो हम देखेंगे पार्ट 3 में, ठीक है? 3 छोटा सा ही है, ज्यादा देर नहीं लगेगी, आधा घंटा ही लगेगा, ठीक है? यही 2-4 हैं, इनको समझाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट लगेंगी बस, ठीक है? तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 में। आपको पार्ट 2 कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे पक्का पता है कि आप बहुत बोर हो गए हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो गया, ठीक है? लेकिन चीजों को डिटेल में समझाने में टाइम लगता है, ठीक है? आप भी समझ पा रहे हैं कि मैंने कितनी ज्यादा डिटेल में चैप्टर्स को समझाया है, और आप लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा, प्लीज़ लाइक करके जाना, और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।